हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय हम लोग आधुनिक युग में प्रगतिवाद को देख रहे हैं। प्रगतिवाद की कल मेरी पहली क्लास आ चुकी है। जितने भी लोग कल की क्लास नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वैसे तो आपको कल की वीडियो मिल ही जाएगी आसानी से, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ आधुनिक युग की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको प्रगतिवाद की वीडियो मिल जाएगी। और आज हम देखेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पंक्ति आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं, इनके विषय में अगर हम बात करें तो कल इनके संदर्भ में हम लोगों ने इनकी रचनाओं को देखा था, इनका समय देखा था, माता पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, सब कुछ हमने पढ़ा था। और आज इनकी पंक्तियों को देखेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था। कल की क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम जो है वो पार्वती था। इनकी पत्नी का नाम पार्वती था। और इनकी जो प्रथम संग्रह है वो है युग की गंगा। युग की गंगा इनकी पहली जो है कह सकते हैं काव्य संग्रह मानी गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पंक्तियों की। तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति है, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। कहते हैं धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। ये वाली जो पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे जितनी भी पंक्ति को हम याद करेंगे उनको केदारनाथ से जोड़ेंगे। ठीक है, कहाँ से जोड़ेंगे? केदारनाथ से जोड़ेंगे। केदारनाथ स्थान है ना, सभी लोग जानते हैं, तो केदारनाथ से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस शब्द को कहते भाई चांदी की साड़ी, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने। कहाँ की धूप ऐसी होती है जो ऐसा चमकती है, लगता है कि चांदी की साड़ी पहनी हो। कहते हैं कि भाई ऐसी कहाँ पे धूप निकलती है जो देखने में ऐसे लगती है कि मानो उसने जो है चांदी की साड़ी पहनी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि केदारनाथ में, अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो वहां की धूप इस तरीके से चमकती है मानो उसने चांदी की साड़ी पहन रखी हो। तो कहाँ की धूप? केदारनाथ की धूप। केदारनाथ की जो धूप होती है वो इस तरीके से चमकती है कि मानो उसने जो है चांदी की साड़ी पहन रखी हो। तो याद हो जाएगा केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है वो है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बाधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। ये भी पंक्ति आपकी जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है एक बीते के बराबर। एक बीते के बराबर, यहाँ बीते को बना लीजिए बित्ता। बित्ता यानी कि जो हाथ होता नहीं, ऐसे लोग एक बित्ते का नापते हैं, कोई दूरी होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे हाथ से अपने दूरी नापी जाती है, उसको आप बना लीजिए, बित्ता कर लीजिए। यहाँ लिखा है बीते यानी कि जो दिन बीत गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें याद करना है तो हम इनको बित्ता बना लेंगे। तो क्या याद रख सकते हैं कि एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना। तो आप कहेंगे कि एक बित्ते के बराबर जो है चना कहाँ पे मिलता है? एक बित्ते के बराबर हरा ठिगना चना कहाँ पे मिलता है? तो लोगों ने बताया केदारनाथ में। भाई हम केदारनाथ गए थे तो वहां तो एक बित्ते के बराबर जो है चना मिलता है। एक बित्ते के बराबर हरा हरा ठिगना चना मिलता है। और यहाँ पे जो चना होता है वो छोटा छोटा होता है। और कोई पूछे कि भाई एक बित्ते के बराबर हमने चना देखा, तो आप जरूर पूछेंगे ना कहाँ पे देखा? तो ये होगा केदारनाथ में। तो केदारनाथ में हमने एक बित्ते के बराबर हरा हरा ठिगना चना देखा। तो याद हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की ये वाली पंक्ति है। अगली पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। कहते हैं मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। कहाँ पे देखा? तो कहते हैं केदारनाथ में देखा। भाई मैंने उसको जब जब देखा, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, समझ लीजिए कि मैंने भाई उनको जब जब देखा तो हमेशा उनको जब भी देखा तो लोहा जैसे तपते देखा,
गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उनको गोली जैसा चलते देखा। तो किसके ये सारी चीजें कहाँ पे आपने देखी, किसको देखा, कहाँ पे देखा? तो कह दीजिए एक व्यक्ति को देखा। और कहाँ पे देखा? केदारनाथ में देखा था। मैंने केदारनाथ में एक व्यक्ति को देखा और मैं उसको जब जब देखा तो वो लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो आसानी से याद हो जाएगा कि ये जो है कहाँ की बात हो रही है, केदारनाथ की बात हो रही है। केदारनाथ में मैंने उसको देखा था तो वो ऐसी ऐसी हरकतें हो रही थी। तो बस आसानी से याद कर लीजिएगा केदारनाथ अग्रवाल की। अगली पंक्ति है, आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कहते हैं आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कैसे याद करेंगे? लिखा है आज का लेखन, तो कह सकते हैं भाई केदारनाथ में आग के अंगूठे के समान हो गया है। कैसे याद करेंगे? केदारनाथ का जो लेखन कार्य है, केदारनाथ का जो लेखन कार्य है वो आज के लेखन कार्य के आग के अंगूठे के समान हो गया है। केदारनाथ में जो आज का लेखन कार्य है वो कैसा हो गया है? वो आग के अंगूठे के समान हो गया है। बस याद कर लीजिएगा, आज का जो लेखन कार्य है वो केदारनाथ में कैसा हो गया है? आग के अंगूठे के समान हो गया है। केदारनाथ में आग के अंगूठे के समान हो गया है आज का जो लेखन कार्य है। बस यहाँ से याद हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, देखिएगा, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। कहते हैं कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। ये वाली भी पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं भाई देखिए, मान लिया आप भले ही आप कविता ना करते हो, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे माहौल में भेज दिया जाए जहाँ का वातावरण एकदम हरा भरा हो, बहुत अच्छा दृश्य हो, तो एक पल के लिए आपके मन में भी कुछ न कुछ लाइनें आ जाएंगी उस दृश्य को देखकर कि वाह यार, ये कितना अच्छा यहाँ का नजारा है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ लाइनें अपने आप से निकल जाती हैं। तो आप याद रख सकते हो, लिखा है कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाते ही वहां पर आपको कविता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वहां के दृश्य को देखकर कविता अपने आप बन जाती है, मन में अपने आप अलग अलग लाइनें आ जाती हैं। तो वो जगह है केदारनाथ। अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो वहां पे आपको कविता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कविता स्वयं बन जाती है। बस आसानी से याद हो जाएगा, कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए। कहाँ पर? केदारनाथ में। आसानी से कनेक्ट हो गया। अगली पंक्ति है, माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। कहते हैं माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता। कहते हैं माझी ना बजाओ वंशी, क्यों? क्योंकि भाई माझी तुम बंसी अब मत बजाओ, क्योंकि कविता जो होती है वो केदारनाथ में स्वयं बन जाती है, तो तुम्हें जो है बंसी बजाने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं माझी ना बजाओ बंसी, तुम बंसी मत बजाओ। क्यों? क्योंकि कविता जो है वो स्वयं ही केदारनाथ में खुद भी बन जाती है, उसके लिए तुम्हें बंसी बजाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, जब आप कोई कविता, कोई सॉन्ग लिखते हैं तो कोई धुन उस पे कनेक्ट करते हैं, कोई धुन बजाते हैं, और उस धुन की सहायता से जो है कभी कभी हमें कुछ लाइनें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही याद करिए कि बंसी बज रही है, तो हो सकता हो बंसी की सहायता से वो कविताएं करना चाहते हो, तो उसने बंसी बजा दी हो। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं, एक कवि हैं, उन्होंने कहा कि माझी ना बजाओ बंसी, माझी तुम बंसी को मत बजाओ, क्योंकि कविता जो है वो केदारनाथ में अपने आप बन जाती है, तो तुम्हें बंसी बजाने की कोई जरूरत नहीं है। आसानी से याद हो जाएगा, केदारनाथ से ऊपर वाली पंक्ति से ही इनको भी कनेक्ट कर दीजिए। अगली पंक्ति है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कहते हैं बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। अब आप बताइए, आपने ये सुना होगा बेटे ने बाप को बेचा, लेकिन कभी ये सुना है कि बाप ने बेटे को बेचा? तो अगर ऐसी बातें आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बाप ने बेटे को बेच दिया, वो भी भूख से बेहाल होकर।
तो कहेंगे केदारनाथ। भाई हम केदारनाथ गए थे, वहां पे हमने देखा एक बाप ने अपने बेटे को बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो भूख से, मतलब वो उसको खाने को नहीं दे पा रहा था, भूख से बेहाल होकर उसने जो है अपने बेटे को ही बेच दिया। धर्म धीरज प्राण खोकर बाप बेटा बेचता है, भूख से बेहाल होकर। भूख से बेहाल होकर उसने अपने बेटे को ही बेच दिया। किसने? एक बाप ने। तो ये चीजें कहाँ पे हो रही थी? केदारनाथ में हमने देखा था, ऐसा हुआ था। तो केदारनाथ से केदारनाथ अग्रवाल आसानी से याद रहेगा। कभी भी आपके सामने ये पंक्ति आएगी तो आप फौरन याद करेंगे, बाप बेटा बेचता है, तो ये मैम ने पढ़ाया था कहाँ पे? केदारनाथ में। आसानी से याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपना कटीली डाल के गावत है गुणवंत। कहते हैं कांग्रेस के राज में आयो नहीं बसंत। जैसे अब देखिए, इस समय अगर बात करें तो ऐसे जैसे लोग अपने अपने यहाँ की बात करते, भाई इस साल तो ठंडक नहीं पड़ी, इस साल तो योगी का राज है तो ये नहीं हुआ, इस साल तो भैया इनका राज है तो ये नहीं हुआ, ऐसे से बातें होती है ना। तो ऐसे ही याद करिए, यहाँ पे लिखा है कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत। कहते हैं भाई जब तक कांग्रेस का राज था तब तक बसंत ने तो हमारे यहाँ दस्तक ही नहीं दी। तो लोगों ने पूछा, अगर तुम्हारे यहाँ अगर इधर जो है कांग्रेस का राज है, बसंत नहीं आया, तो फिर बसंत आया किधर? कहीं ना कहीं तो बसंत आया होगा। तो ये हुआ केदारनाथ में बसंत आया था। जब कांग्रेस का राज था तब तो वहां पे तो बसंत नहीं आया जहां जहां कांग्रेस का राज था, लेकिन केदारनाथ में बसंत आया था। केदारनाथ में कांग्रेस का राज नहीं था, वहां पे बसंत आया था। लेकिन हमारे यहाँ जब तक कांग्रेस का राज था तब तक बसंत नहीं आया। तो आसानी से याद हो जाएगा, कांग्रेस के राज में बसंत नहीं आया तो बसंत कहाँ आया था उस वर्ष? केदारनाथ में आया था। आसानी से याद कर लीजिएगा। अगली पंक्ति है, काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी आपकी केदारनाथ अग्रवाल से ली गई है। कहते हैं काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है, ऐसा लग रहा है नारा लगाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी चीज का नारा लगाया जा रहा है। रोड पे जैसे लोग चलते हैं तो नारा वारा लगाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया। तो ये नारा आपने कहाँ सुना? अब जैसे आप ऐसे चिल्लाएंगे तो, अब कोई बच्चा ऐसे चिल्ला रहा है काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया, तो घर वाले पूछेंगे ना, अरे कहाँ पे ये चीज सुन के आए हो? तो कोई कहेगा हमने टीवी में सुना, कोई बताएगा हम अभी रोड पे गए थे वहां पे सुना, कोई कहेगा कि भाई हम केदारनाथ गए थे वहां पे हमने सुना था। केदारनाथ में लोग ऐसे नारा लगा रहे थे, जैसे आप कहीं पे जब सुन के आते तो वो चीज बताते हैं। तो ये वाला नारा कहाँ पे आपने सुना था? ये वाली लाइन काटो 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 कर भी मारो 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 हंसिया, तो कहेंगे केदारनाथ में हमने ये लाइन सुनी थी। तो केदारनाथ यानी कि केदारनाथ अग्रवाल। आसानी से केदारनाथ अग्रवाल की सारी पंक्तियां आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे नागार्जुन की। इनकी पहली पंक्ति है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। ये पंक्ति नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? देखिए लिखा है जन जन में जो ऊर्जा भर दे। कहते हैं जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं वही अर्जुन हूँ, मैं वही नागा अर्जुन हूँ जो जन जन में ऊर्जा का संचार कर देता है, जन जन में ऊर्जा भर देता है। मैं वही अर्जुन हूँ जो जन जन में ऊर्जा भर देता है। याद हो जाएगा, अर्जुन नागा अर्जुन। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं वही अर्जुन हूँ, वही नागा अर्जुन हूँ जो जन जन में ऊर्जा का संचार करता है। अगली पंक्ति है, याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां और आम। कहते हैं याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम और याद आती लीचियां और आम। तो आप जानते हैं तरुणी जो है इनका जन्म स्थान है तरुणी दरभंगा में। ठीक है, और अगर इनका जन्म स्थान आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ये तो नागा अर्जुन की है। तो कहते हैं ना, याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम। भाई मैं तरुणी ग्राम में जन्म लिया था तो मुझे अपना गांव याद आ रहा है, वहां की लीचियां और वहां के आमों की याद आ रही है मुझे। किसको? अर्जुन जी को। नागा अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपना तरुणी ग्राम याद आ रहा है और वहां की लीचियां और वहां के आम भी याद आ रहे हैं। आसानी से याद रहेगा, नागा अर्जुन की है। अगली पंक्ति है, काफी महत्वपूर्ण भी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास।
ये वाली जो पंक्ति काफी प्रसिद्ध है और ये भी नागार्जुन की पंक्ति है। कहते हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो ऐसे याद कर लीजिए, चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, क्यों? क्योंकि वहां पे नाग आ गया था। नाग से लोग डरते हैं, हाँ, लेकिन ये निर्जीव वस्तु है, पर इनको अगर आप सोचिए कि ये रो रहा है तो क्यों रो रहा है? नाग आ गया, ऐसे याद करने के लिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की भी रही उदास। तो क्यों उदास थी? और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, मारे डर के जो है कुतिया भी सो रही थी उसके पास, और चक्की भी उदास थी, चूल्हा भी रो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे नाग आ गया था। नाग जो था वहां पे काफी दिनों तक था, इसलिए ये सारी चीजें हो रही थी। बस याद करने के लिए बता रहे, क्योंकि नाग रहेगा तो सबको डर लगता है। तो याद हो जाएगा नागार्जुन की है, आसानी से कनेक्ट रहेगा। और इसमें ना एक प्रश्न और बनता है, जैसे ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी, या तो ये पंक्ति मतलब ऐसे ना रहे, और इसमें जो है कभी कभी क्रम पूछ लेता है। ये वाली जो पंक्ति है कि नागार्जुन की एक पंक्ति है, उसमें बताइएगा चूल्हा, चक्की, कुतिया, इन सब का क्रम क्या है। हाँ, पहले क्या था? पहले चूहा आया था कि पहले चक्की आई थी कि पहले कुतिया आई थी? तो इसका क्रम याद रखिएगा। जब आपको पंक्ति याद रहेगी, क्रम याद रहेगा कि पहले चूल्हा आया, फिर चक्की आई, फिर जो है कानी कुतिया की बात हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो कहते हैं कालिदास सच सच बतलाना कि नागार्जुन इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। अब यहाँ पे हमको नागार्जुन को भी रखना है ना, तो कहते हैं कालिदास तुम सच सच बतलाना कि इंदुमती का जब मृत्यु हुआ था तो इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया या तुम रोए थे। अब यहाँ पे सोचेंगे इंदुमती की मृत्यु कैसे हुई, तो कह दीजिएगा नाग ने इनको काट लिया था इंदुमती को। तो इंदुमती की मृत्यु हो गई थी, तो उस पर वही पूछते हैं कि अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास तुम सच सच बतलाना। तो नाग से भी याद हो जाएगा नागार्जुन, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये बात किसने पूछा कालिदास से, तो नागार्जुन पूछते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो ये बात कौन पूछता है? नागार्जुन। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंदुमती के मृत्यु शोक, यानी कि इंदुमती की मृत्यु कैसे हुई, तो नाग के काटने से हुई थी। ठीक है, दोनों से आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति है, घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। यहाँ बिस्तुइया तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। बिस्तुइया मतलब छिपकली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे? घून खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। ये पंक्ति नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आसानी से ये पंक्ति याद भी हुई होगी सबको। अगली है, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। किसने देखा है? अर्जुन ने। अर्जुन ने बादल को घिरते देखा था अमल धवल गिरि के शिखरों पर। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते किसने देखा? तो नागार्जुन ने देखा या अर्जुन ने देखा। और आप जानते हैं बादल को घिरते देखा ये रचना भी है, नागार्जुन की ये रचना है, बादल को घिरते देखा। तो ये आसानी से याद रहेगी, और ये जो पंक्ति में भी आया है। अगली पंक्ति है, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो एक तो गोली खाकर मर गया और बाकी जो 4 रह गया उनको नाग ने खा लिया। ऐसे याद कर सकते हैं 5 पूत भारत माता के। और आप जानते हैं 5 पूत भारत माता भी ये भी रचना है, ये भी रचना है नागार्जुन की 5 पूत भारत माता। और यहाँ पे उसी से मिलती जुलती उसी से जो है पंक्ति भी ली गई है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। तो आसानी से याद हो जाएगा, ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिलोचन जी की। इनकी जो पहली पंक्ति है वो है, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। ये किसकी पंक्ति है? त्रिलोचन की है। देखिए, इनकी पंक्ति को जब याद करिएगा तो आप याद करिएगा 3 लोचन, लोचन मतलब होता है नेत्र और त्रि मतलब होता है 3, यानी कि तीनों नेत्रों से। अब इस लाइन को कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि मुझे जो है इस जगत जीवन का प्रेमी जो है
तुम्हारा जो प्यार है ना वो मुझे इस जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को अपने तीनों नेत्रों से देखा है। मुझे यकीन है तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारा जो प्यार है ना, कभी कभी क्या होता है किसी का प्यार ना सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। कोई कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर उसको सच्चा लाइफ पार्टनर मिल गया तो क्या होता है कि उसकी उस गलत हरकत को भी इंसान सुधार देता है अपने प्यार से। तो प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सच्चा प्यार मिल गया ना तो अच्छों को सुधार देता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अच्छे से बिगड़ने की राह पे चले जाते हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। तो क्यों तुम्हारा प्यार मुझे इस जीवन का प्रेमी बना रहा है? क्योंकि मैंने तुम्हारा जो प्यार देखा है वो मैंने अपने तीनों नेत्रों से देखा है। तुम्हारा प्यार एक सच्चा प्यार है, ठीक है, और तुम्हारा प्यार ही मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है, इस जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है, ठीक है। मुझे इस जीवन से प्रेम हो रहा है। पहले मैं इस जीवन को कुछ समझता ही नहीं था, मैं ऐसे घूमता रहता था निठल्लों की तरह, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल के रख दिया। बोलते हैं ना, आपने टीवी सीरियल बहुत देखा होगा, तो बस आसानी से याद हो जाएगा। तीनों नेत्रों से मैंने तुम्हारे प्यार को देखा। सबके पास 2 नेत्र होते हैं ना, इन्होंने भैया तीसरा नेत्र भी जगा लिया। अब से आप लोग अपना प्यार जब भी परखिएगा तो 3 नेत्र से देखिएगा। 2 नेत्र से अगर देख रहे हैं तब तो प्यार सच्चा नहीं है। तीसरा नेत्र भी भगवान शिव की तरह खोलिएगा और उससे अपने प्यार की पहचान कीजिएगा। याद हो जाएगा, त्रिलोचन की है। आगे बढ़ते हैं, जो अगली पंक्ति है इनकी वो क्या है? आगे कहते हैं, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी त्रिलोचन की है। कहते हैं, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं, अब सोचिए कोई लड़का है, किसी लड़की को देखने गया है। अब वो कई लोगों के सामने बैठी हुई है, फैमिली वाले ज्यादा लोग हैं। अब उसमें जो है लड़का कुछ पूछ भी नहीं पा रहा है और लड़की कुछ जवाब भी नहीं दे पा रही है, या फिर लड़की जो है उसको रिश्ता पसंद है लेकिन वो बताए कैसे, ये भी चीजें होती है ना। तो समझिए कि लड़का जो है क्या देखता है, वो लड़की की तरफ देख रहा है और वो उससे कुछ पूछा भी तो लड़की ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया उसकी बातों पे। तो अगर मुस्कुरा दिया तो वो समझ गया लड़का कि मुस्कुरा दिया तो यानी कि उसने इस परिचय की गांठ लगा दी, यानी कि ये जो हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा था इस पर जो है उसने गांठ लगा दी, यानी कि इस रिश्ते को उसने जोड़ लिया, यानी कि लड़की की तरफ से हाँ हो गया। तो ये कैसे देखा? कहते हैं कि यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने जैसे ही हल्की सी मुस्कान दी और उस मुस्कुराहट से मैं समझ गया कि तुमने इस परिचय की, जो हमारा रिश्ता आज बातचीत हो रही है, इस परिचय की तुमने गांठ लगा दी, यानी कि ये रिश्ता जो है अब फाइनल हो गया है। तुम्हारी तरफ से भी हाँ है और मेरी तरफ से तो हाँ था ही। तो ये चीज उसने कैसे देखा? उसने अपने तीनों नेत्रों से देखा। त्रिलोचन यानी कि तीनों नेत्रों से देखा मैंने कि तुमने जो है मुस्काकर, बिना कुछ कहे बस मुस्काकर ही परिचय की वह गांठ लगा दी। आसानी से याद हो गया होगा, हमें लगता है आप कभी भूलेगा नहीं ये दोनों पंक्तियां त्रिलोचन की। याद रखे रहिएगा आसानी से, और अपने आने वाली जिंदगी में भी कभी कभी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा ये पंक्ति और अपने तीसरे नेत्र को खोल के अपने प्यार की पहचान कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे? इनका जन्म 1908 में हुआ था। देखिए, कहते हैं दिन का समय जो होता है, जैसे अभी भी दिन ही चल रहा है, ठीक है, इस समय जो दिन है वो इतनी तेज धूप होती है ना कि अगर कोई बाहर निकल जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो कहते हैं भाई दिन में मत निकलना, नहीं तो दिन में निकलोगे तो ऐंठ जाओगे। हाँ, दिन में निकलोगे तो ऐंठ जाओगे, तो दिन में मत निकलना। तो दिन में ऐंठ जाओगे, ऐंठ से 8 याद कर लीजिए, और दिन से दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का समय क्या हो गया? 1908 ईस्वी। 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। कहते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने जितने अपने काव्य की जो रचना की है
उनके काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किसको? दिनकर को। तो आप जानते हैं सूर्य जो है वो कब निकलता है? दिन में निकलता है और अपने समय से निकलता है। सूर्य का जो टाइमिंग है वो सुबह ही है ना, 6 बजे, 5 से 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है। तो सूर्य अब 10 बजे तो सूर्य निकलता नहीं है, सुबह ही निकलता है। तो सूर्य समय से दिन में निकलता है, शाम को तो सूर्य नहीं निकलता। आसानी से याद हो जाएगा, समय सूर्य किसको कहा गया है? दिनकर को कहा गया है। अधैर्य का कवि, और कहते हैं भाई जब दिन में धूप होती है तो कहते हैं उसमें आप धैर्य बना के रखिए, ठीक है। लेकिन कोई धैर्य बना पाता है? धूप में कोई धैर्य बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो अधैर्य का कवि याद हो जाएगा, ये दिनकर को कहा जाता है। आसानी से दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया। अब देखेंगे दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, पहली है रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य है, सामधेन 1947, रश्मिरथी 1952 ये खंड काव्य है, नील कुसुम 1954 ईस्वी की है, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 की है। ये वही उर्वशी है जिस पर इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को। और एक उर्वशी है जयशंकर प्रसाद की, जो 1909 में लिखी गई थी। याद रखिएगा, वो 1909 वाली जो थी वो प्रसाद जी की थी, और दिनकर की जो उर्वशी है 1961 वाली है, और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह एक गीति नाट्य है। अगली रचना है परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू कब की है? ये भी 1951 ईस्वी की रचना है। तो यहाँ पर हमने रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा है, जो कि काफी परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। सारी की सारी रचनाएं सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे? तो देखिए, कहते हैं रेणुका नाम की कोई लड़की है। रेणुका जो है हुंकार भरती हुई रसवंती के साथ द्वंद्व गीत गाती है कुरुक्षेत्र में। रेणुका हुंकार भरती हुई रसवंती के साथ, रेणुका क्या करती हैं? हुंकार भरती हुई रसवंती के साथ द्वंद्व गीत गा रही है। दोनों लोग मिलके गीत गा रही हैं। और कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में गीत गा रही थी। जब कुरुक्षेत्र में गीत गाई, उसके बाद जो है वहां पर उनको सामधेनु मिलती है। तो सामधेनु, रश्मिरथी, ये दो लड़कियां क्या करती हैं? ये दोनों जो है वही कुरुक्षेत्र से एक नीला कुसुम लेकर दिल्ली चली जाती हैं। सामधेनु और रश्मिरथी ये दोनों क्या करती हैं? कुरुक्षेत्र में नीला कुसुम लगा है, नील कुसुम, ठीक है, नीले रंग का कोई पुष्प है, तो नील कुसुम लेकर दिल्ली जाती हैं। और जब दिल्ली पहुंचती हैं तो वहां वो उर्वशी से मिलती हैं। और दिल्ली जब पहुंचती हैं तो उर्वशी से मुलाकात होती है। तो उर्वशी कहती है कि तुम परशुराम की प्रतीक्षा करो यहीं पे। उर्वशी से जब मिलती हैं वो, तो वो कहती हैं कि परशुराम जी से मुझे मिलना है। तो वो कहती हैं परशुराम की प्रतीक्षा करो और अपनी आत्मा की आंखों से परशुराम की प्रतीक्षा करो। तो वो उन बैठ के प्रतीक्षा करनी है अपनी आत्मा की आंखों से, मतलब मन की आंखों से उनका काफी ध्यान लगाई हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। जैसे होता है ना ध्यान लगाना, तो वो परशुराम की प्रतीक्षा कर रही हैं। और परशुराम की जब प्रतीक्षा करनी है अपनी आत्मा की आंखों से, तो वो मतलब इतना टाइम हो गया फिर भी नहीं आ रहे हैं, वो हारने लगी। वो मन से फिर क्या होती है? वो हारने लगती हैं। हारने से हारे के हरिनाम, वो हारने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर धूप और धुआं कुछ ज्यादा ही तेज था। और धुआं कैसा था? नीम के पत्ते का। किसी ने नीम के पत्ते को सुलगा दिया, तो इस वजह से वहां पे काफी तेज धुआं भी होने लगा, धूप भी होने लगा। अब जब धुआं और धूप ऐसा होगा, तो कोई अगर ध्यान में मग्न होगा किसी के, तो वो हारने लगेगा ना, धुआं उसकी आंखों में लगने लगेगा। तो धूप उसकी जो आत्मा की आंखों से वो परशुराम की प्रतीक्षा कर रही थी, वो उन अपने मन से, अपनी आत्मा से हारने लगती है। क्योंकि वहां पर धूप तो बहुत तेज थी, साथ ही साथ धुआं भी उठ गया। किसी ने नीम के पत्ते को सुलगा दिया। नीम की पत्ती से धुआं बहुत तेज होता है। और फिर वही बाद में क्या हो गया? इतिहास के आंसू बन गए।
वही उनके आंखों के जो आंसू थे, जो नीम की पत्ती से निकलने वाला जो धुआं था, उससे जो उनके आंखों में आंसू आए, वही उनके बाद में इतिहास के आंसू बन गए। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से कहते हैं, ट्रिक है, रेणुका हुकार भरती हुई रसवंती के साथ द्वंद्व गीत गाती है कुरुक्षेत्र में। गीत का कार्यक्रम खत्म होता है और वहीं पर जो है सामधेनु और रश्मि रथी नाम की 2 लड़कियां रहती हैं। वो कुरुक्षेत्र से एक नीला पुष्प लेकर दिल्ली जाती हैं और वहां पे पहुंचकर उर्वशी को देती हैं और उर्वशी से कहती हैं मुझे परशुराम से मिलना है। वो कहती हैं आप परशुराम की प्रतीक्षा कीजिए अपनी आत्मा की आंखों से। फिर वो अपना ध्यान मग्न करती हैं, आत्मा की आंखों से परशुराम की प्रतीक्षा करती हैं। तभी अंत में वो हारने लगती हैं क्योंकि वहां पे धूप बहुत तेज थी और किसी ने धुआं भी कर रखा था नीम के पत्तों का, और जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वही आंसू बाद में इतिहास के आंसू बन जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप इनकी सारी रचनाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने क्रम से इसलिए बताया क्योंकि इन रचनाओं का क्रम पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। कहते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना है। मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्रकवि हैं और इन्हीं राष्ट्रकवि के सामने दिनकर ने स्वयं को डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना। आगे कहते हैं, दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। कहते हैं उर्वशी जो है ये महाकाव्य भी है और गीति नाट्य भी है, और इसी गीति नाट्य पर जो कि 1961 में लिखी गई रचना थी, इसी पर 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे कहते हैं दिनकर की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली पंक्ति है, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। कहते हैं, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, अब बोल तू। क्यों? क्योंकि अब दिन हो गया है। तो ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल, अब तू बोल, अब जितना भी बोलना है तू बोल। रात भर तो तू बहुत पच पच कर रहा था, तो अब तू बोल, अब दिन हो गया है। जब आपको किसी से बात करनी होती है, जैसे कोई रात में आपके पास फोन किया, अब वो मार बोलने लगा है, खूब बात कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है भाई, अब तू भी सो जाओ, मुझे भी सोने दे, सुबह में बात करते हैं। तो जब सुबह में फोन किया गया तो कहते हैं भाई अब तू बोल, तुझे जितना बोल रहा है। रात में क्या बोल रहा था? नींद खराब कर रही थी। तो कहते हैं ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, अब दिन हो गया, अब तुझे जितना बोलना है तू बोल। तो दिन से हो जाएगा दिनकर की। अगली पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये भी पंक्ति जो है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो स्वानों को मिलता दूध भात, यहाँ पे स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ते होते हैं, ठीक है, डॉगी जो होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल लोग घर में डॉगी पाल रखे हैं। मेरे भी घर में डॉगी है, मैं क्या ही बोलूं। तो डॉगी जो है उनको अच्छे से दूध भात मतलब अच्छे भोजन मिलते हैं, और वहीं पे जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं रहता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, वो लोग भूख से अकुलाते रहते हैं और माँ की हड्डी से, अपनी माँ की उन ठंडी भरी हड्डियों से ठिठुर कर क्या करते हैं? अपने जाड़े की रात बिताते हैं, ताकि माँ की शरीर से उनको गर्मी मिले और वो अपने ठंड मतलब जाड़े की जो रात है उससे अपने आप को बचा सके। तो माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, और वही भूख के मारे वो बच्चे अकुलाते हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है, और उसी जगह कुत्तों को क्या दिया जाता है? अच्छा खाना दिया जाता है। और वही बच्चों को लोग पूछते नहीं हैं, जो भूख के मारे सब बेहाल रहते, सड़क पे सोते, उनको कोई जगह नहीं देता। और कुत्तों को घर में पाल के रखते हैं, अच्छे से उसका मान लिया, बिस्तर पे, आजकल तो बहुत से लोग बिस्तर पे उसको सुलाते हैं। हाँ, अपने तो सोएंगे, उसको भी बिस्तर पे सुलाएंगे, बहुत लाड दुलार होता है। मेरे घर पे भी है, पर मेरे घर पे ये वाला लाड दुलार नहीं है। ठीक है, सही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा वाला नहीं है कि बिस्तर पे आके रहो, ये है वो है। उनका ऊपर रहना है, ऊपर कमरे में रहना है, ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं आना है। तो आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं आसानी से। मतलब ये तो काफी प्रसिद्ध पंक्ति है, याद भी रहेगी, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है, काफी प्रसिद्ध भी है और सबको याद भी है। स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं।
ये भी पंक्ति जो है दिनकर की है। कहते हैं हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। तो कहते हैं भाई स्वर्ग लूटने आ रहे हैं, तो कब आ रहे हैं? दिन में आ रहे हैं। कहते हैं हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। तो ये कब हो रहा है, कब ये आ रहा है? कहते हैं दिन में आ रहे हैं, स्वर्ग लूटने के लिए ये दिन में आते हैं। तो दिन से हो जाएगा दिनकर की। अगली और लास्ट पंक्ति है, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें डांगीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये भी पंक्ति जो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, यहाँ पे युधिष्ठिर को ना रोको। क्यों? क्योंकि दिन का समय है, दिन के समय में अगर युधिष्ठिर को रोकोगे तो आप रोक नहीं पाओगे, आप ही का विनाश होगा। तो कहते हैं भाई रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, यहाँ पर आप युधिष्ठिर को ना रोकिए, क्योंकि आप रोक नहीं पाएंगे। दिन का समय है, इनको पूरी शक्ति प्रदान है, किसको? युधिष्ठिर जी को। तो दिन का समय है, आप दिन में युधिष्ठिर को ना रोकिए, जब शाम हो जाएगी तो आप इनको रोक लीजिएगा। तो याद हो जाएगा, दिन से दिनकर की पंक्ति हो गई। तो इसी के साथ आज की क्लास भी यहीं पे समाप्त होती है। प्रयोगवाद प्रगतिवाद का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आज यहाँ पे खत्म होता है, और कल हम देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, पंक्तियाँ याद हुई हैं, रचनाएं याद हुई हैं, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।